क्या होता है, ये धूम्रकेतु क्या होता है? इसको कुछ लोग धूम्रकेतु कहते हैं, कुछ लोग इसको पुच्छल तारा कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बताइए बेटा, आपको एस्टेरॉइड्स और ट्रोजन एस्टेरॉइड समझ में आए ना? इसके बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब कॉमेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, धूम्रकेतु की बात कर रहे हैं, तो इसकी एक न्यू डेफिनेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने एक इसकी नई परिभाषा दी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुक में नहीं है, इसको अपडेट करना है। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि नेपच्यून सौर प्रणाली का सबसे बाहरी ग्रह है। कहां पर? नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारा सन है, और सन का सबसे आउटर जो है, सबसे बाहरी प्रणाली के ग्रह कौन सा है बेटा? नेपच्यून है। ठीक है, हालांकि इसकी परिक्रमा या परिक्रमण कक्षा सौर मंडल की सीमा नहीं बनाती। सौर मंडल की अंतिम सीमा सौर प्रणाली के बहुत बाहर तक फैली हुई है। तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है, यहीं पर यहाँ पर होते हैं पुच्छल तारे। अब ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे होते हैं, दूर से तो ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास में आते हैं तो इनकी भी कुछ ऐसी टेल्स होती हैं, है ना? ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, अभी बताएंगे टेल्स क्यों होती है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं पुच्छल तारा या धूम्रकेतु या कॉमेट्स। ठीक है, अब ये ग्रह, सॉरी, ये जो धूम्रकेतु होते हैं, जो नेपच्यून ग्रह के बाहर से इनको दिखाई देते हैं, या इनकी कक्षा है देखा जाए तो गैस और धूल का संग्रह है। तो धूम्रकेतु क्या है? गैस और प्लस धूल मिलती है इसमें। ठीक है, इनका कंपोजिशन है। आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। इनकी लंबी सी पूंछ दिखाई देती है हमको, और चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इनका निर्माण बहुत समय पहले उसी गैसीय बादल से हुआ था जिससे सौर मंडल के अन्य सदस्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो इनकी उत्पत्ति बिल्कुल वैसे हुई जैसे सौर मंडल के अन्य की हुई है, जैसे पृथ्वी की हुई है, जैसे बृहस्पति की हुई है। तो जितने ग्रहों की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई, बिल्कुल उसी प्रकार से इनकी भी उत्पत्ति हुई। ठीक है, सूर्य के चारों ओर लंबी, अनियमित और अंधकारमय कक्षा में ये परिक्रमा करते रहते हैं। ये भी सूरज के चारों ओर ही परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये धूमकेतु इतनी दूर है कि सामान्य रूप से उन्हें नहीं देखा जा सकता। धूमकेतु केवल तभी दिखाई देते हैं जब वह अपने सामान्य पथ से भटक कर सूरज की ओर आने लगते हैं। तो जैसे ही अपने पथ से भटकेंगे तो कहाँ आने लगेंगे? ये सूरज की तरफ आने लगते हैं। तो जैसे ही ये सूरज की तरफ आएंगे, ठीक है, तो सूरज की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती है। इसलिए वो जो गैसीय पिंड होते हैं ना, जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखना है, सूरज की किरणें क्या करेंगी? इनकी गैसों को एक चमकीला बना देती है। इस प्रकार धूमकेतु गैस और धूल का एक संग्रह है, जो एक लंबी चमक वाली पूंछ के साथ आकाश में प्रकाश के चमकीले बल्ब की तरह दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूरज से दूर की ओर होती है। ओके, तो पूंछ कहां पर है? ये इसकी टेल है, और टेल हमेशा कहां पर होगी बेटा? दूर की तरफ होगी। ठीक है, अब धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि सूर्य के चारों ओर धूमकेतु का परिक्रमण अंतराल काफी अधिक होता है। जैसे एक धूमकेतु है हेली, ये लगभग 76 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु है ना, वो आंतरिक सौर मंडल में 1986 में दिखा था। अब अगर इसको दोबारा दिखना है तो कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। तो हेली एक इंपॉर्टेंट है, हेली के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट बना लेते हैं। हेली को बेटा थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। हेली धूमकेतु, ठीक है, ये हमें कब दिखा था? 1986 में दिखा था। अब 76 साल के बाद दिखेगा, तो कब दिखाई देगा? 2061 में दिखेगा। तो क्षुद्र ग्रहों के समान धूम्रकेतु भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका कारण कि ये भी उसी सामग्री से बने हैं जिससे संपूर्ण सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। तो अगर सौर मंडल की उत्पत्ति को समझना है
तो धूमकेतुओं को भी समझा जा सकता है, तो इनकी भी स्टडी इसीलिए करी जाती है। तो धूमकेतु की पूंछ के अध्ययन से यह पता चलता है कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जब भी कोई कॉमेट्स या धूमकेतु सूरज की तरफ आता है तो जो इसकी टेल है, इसकी टेल में क्या होता है, ये इसकी टेल है, ठीक है। अब इसकी टेल से क्या पता लगे, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु होते हैं। जैसे कौन कौन से अणु होते हैं, जैसे CO, CH4 या फिर HCN, ठीक है, ये अणु होते हैं। क्योंकि ये अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जटिल अणुओं की उत्पत्ति में सहायक थे, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार धूमकेतु द्वारा बाहरी अंतरिक्ष में लाया गया, ठीक है। अब धूमकेतु बहुत अधिक समय के लिए नहीं होता, प्रत्येक बार धूमकेतु सूरज के पास से गुजरता है और ये अपनी गैस का कुछ भाग खो देता है। जब भी ये सूरज के पास जाएगा तो अपना कुछ भाग खोता जाएगा और अंत में अंतरिक्ष में केवल धूल के कण शेष रह जाते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गर्म प्रतिरोधी वायु द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से ये जल उठते हैं, ठीक है, और उल्का या शूटिंग स्टार का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, और ये जलने के बाद क्या बना देते हैं, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो यही क्या बनाते हैं, उल्का और शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं बेटा, उल्का, उल्का या फिर कह सकते हो या शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, उल्का या फिर शूटिंग स्टार में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये उन्हीं का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे ही ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो गर्म प्रतिरोधी वायु के द्वारा, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा से ये जल उठेंगे और उससे क्या हो जाएगा, ये उल्का या शूटिंग स्टार का उससे ये निर्माण हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये उल्का क्या होती है, तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक भी वही है कि उल्का पिंड आखिर होते क्या हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उल्का पिंडों को।